हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक वेल्डिंग की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जिसे हम आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी के नाम से जानते हैं। पोलैरिटी क्या होती है? आर्क वेल्डिंग एक प्रकार की फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है जहां बेस मेटल्स को हीट लगाकर फ्यूज किया जाता है। बिजली के सोर्स के साथ निर्मित जो विद्युत सर्किट होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में उत्पन्न जो विद्युत आर्क होती है उसके द्वारा हमें रिक्वायर्ड हीट प्राप्त होती है। वेल्डिंग के प्रयोजन के लिए वर्क मेटल को हमेशा एक टर्मिनल बनाया जाता है, रोड को दूसरा बनाया जाता है। इस प्रकार बाहरी सर्किट में उनके बीच आर्क का निर्माण होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की इस समायोजन को हम पोलैरिटी कहते हैं। डीसी वेल्डिंग में हमारी पोलैरिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। टर्मिनल के एडजस्टमेंट के आधार पर ये जो पोलैरिटी होती है वो दो तरीके की होती है। जो पहली पोलैरिटी हमारी होती है वो है हमारी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ये तब होता है जब हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाते हैं और बेस प्लेट को पॉजिटिव बनाते हैं, और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोड के टिप से बेस प्लेट तक फ्लो करते हैं। दूसरी जो हमारी पोलैरिटी होती है वो होती है DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ये तब होती है जब हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाते हैं और बेस प्लेट को नेगेटिव बनाते हैं। इस प्रकार के समायोजन में क्या होता है कि इस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेस प्लेट से इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में जो पोलैरिटी का जो मेन पर्पस होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हीट डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करना। अब दो अलग अलग पोलैरिटी में हमें अलग अलग तरीके का हीट इनपुट आपको इलेक्ट्रोड और बेस प्लेट के ऊपर मिलता है। तो बेसिकली इसके ऊपर एक सिद्धांत कार्य करता है जिसको हम कहते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑन द पोल्स इन द पोलैरिटी। तो इसके हिसाब से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। जब वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेट होने के बाद जो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके ऊपर हिट करते हैं, तो टकराने पर इलेक्ट्रॉनिक की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट ऊर्जा में या तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड टिप के आसपास एक हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो पूरे आर्क का 2/3 होता है हीट वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर मिलता है, और जबकि नेगेटिव टर्मिनल पर केवल 1/3 यानी 33% जो हीट होती है वो हमें प्राप्त होती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है उनके एडजस्टमेंट के लिए हम पोलैरिटी का समायोजन करते हैं। जो फर्स्ट हमारी पोलैरिटी है वो है हमारी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अब इस पोलैरिटी में जो हमारा पावर सोर्स का जो एडजस्टमेंट होता है वो कैसे किया जाता है? इस प्रकार के जो है पोलैरिटी में हम इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और बेस प्लेट को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव या डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड से निकलकर बेस प्लेट में फ्लो करते हैं। नतीजतन जो इलेक्ट्रोड होता है उसके तुलना में बेस प्लेट के ऊपर हमें दोगुनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो मेटल का जो डिपोजिशन रेट होता है, इलेक्ट्रोड का जो पिघलने का जो रेट होता है वो कम होता है, तो जो जमाव की जो दर होती है धातु की वो कम हो जाती है। जबकि बेस प्लेट में इनकम्प्लीट फ्यूज़न के कारण जो होने वाले डिफेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बेस प्लेट के ऊपर हमारी ऊष्मा अधिक होती है तो बेस प्लेट जो होती है वो हमारी ज़्यादा मात्रा में पिघलती है। लेकिन इसके अंदर क्लेनिंग की कमी होती है, क्योंकि जो ऊष्मा जो हमारी होती है वो कम होती है, तो उसके कारण जो स्लैग्स होते हैं वो कभी कभी बेस मेटल में आपके इंक्लूड हो जाते हैं या इंक्लूजन हो जाता है। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में जो कनेक्शंस हमारा बनाया जाता है उसका हम डायग्राम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि आप इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो ग्राउंड क्लैंप के थ्रू हमारे बेस मेटल के साथ जुड़ता है, जबकि डीसी वेल्डिंग जनरेटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ा जाता है। अब इस तरीके के समायोजन में जो हमारी 66% हीट होती है वो हमें बेस मेटल पर मिलती है, जबकि 33% जो हीट होती है वो हमें इलेक्ट्रोड के ऊपर प्राप्त होती है। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि बेस मेटल के ऊपर हीट अधिक होने के कारण जो है इसमें अधिक फ्यूज़न हमें प्राप्त होता है, तो इससे अच्छा हमें पेनिट्रेशन मिल जाता है। दूसरा है कि टंगस्टन का जो इंक्लूजन होता है जो ट्रिग वेल्डिंग में उसकी कम संभावना होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारी हीट जो है
कम होती है। और टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे ऐसे मेटल्स जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित होता है, एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण जो है इनका फ्यूज़न बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मोटे प्लेट्स को जोड़ने के लिए ये पोलैरिटी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण जो मोटी प्लेटें होती हैं उनमें ज़्यादा गहराई तक आपको फ्यूज़न मिल जाता है, ज़्यादा अमाउंट में आपको धातु पिघलाने के लिए आपको ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। DCEN पोलैरिटी के कुछ नुकसान भी होते हैं, या हम कह सकते हैं लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि अब इस प्रकार की वेल्डिंग में आर्क क्लीनिंग का जो एक्शन होता है वो कम होता है। कम हीट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर अगर हम किसी फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कम हीट प्राप्त होती है, तो उसके लैक ऑफ फ्यूज़न की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो है जो हमारा फ्लक्स होता है वो कभी कभी मेटल में इंक्लूजन में मिल जाता है। दूसरा होता है कि हाई डिस्टॉर्शन लेवल, ज़्यादा हीट के कारण जो हमारी मेटल होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उसके टेढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है। वेल्डिंग जो कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। हैज़ जोन जो होता है, हीट अफेक्टेड जोन, वो ज़्यादा बड़ा बनता है। और डिपॉजिट रेट चूँकि कम होता है, इलेक्ट्रोड हमारा कम मात्रा में पिघलता है, फिलर वायर जो हमारा कम मात्रा में पिघलता है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा फास्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, जॉइंट को बहुत जल्दी भर नहीं सकते हैं। पतली प्लेटों के लिए वेल्डिंग अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण जो पतली प्लेटें होती हैं वो बर्न थ्रू के जो इसमें डिफेक्ट्स आपको मिलते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के बारे में। तो इस पोलैरिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो एडजस्टमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ वो बदल दिया जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। अब इसमें जो डीसी हमारी सप्लाई होती है उसके साथ हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाते हैं और बेस प्लेट को हमेशा नेगेटिव बनाते हैं। तो इसमें इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेस प्लेट से निकल के हमेशा इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर हमें ज़्यादा हीट प्राप्त होती है, लगभग 2/3 या 66% हीट प्राप्त होती है, जबकि बेस प्लेट के ऊपर हमें केवल 1/3 यानी 33% हीट हमें प्राप्त होती है। अब इस तरीके के संयोजन में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो अधिक पिघलता है, बेस मेटल जो होती है वो हमारी कम पिघलती है। रिवर्स पोलैरिटी में जो कनेक्शन डायग्राम होता है वो स्ट्रेट पोलैरिटी का ठीक अपोजिट होता है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी में जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं, जबकि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम ग्राउंड क्लैंप के थ्रू बेस मेटल के साथ में जोड़ते हैं। अब इस प्रकार के संयोजन में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसे अधिक हीट प्राप्त होती है और जो बेस प्लेट होती है उसे कम मात्रा में हीट प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रोड के पिघलने की दर, या अगर हम फिलर वायर यूज़ कर रहे हैं तो फिलर वायर के पिघलने की दर ज़्यादा होती है, जबकि बेस प्लेट के जो पिघलने की दर होती है वो इलेक्ट्रोड की तुलना में आधी हो जाती है। अब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करने का हमें क्या लाभ मिलता है कि इसमें बेहतर आर्क क्लीनिंग एक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें ज़्यादा मात्रा में हीट प्राप्त होती है, तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाता है। तो इससे हमें जो इंक्लूजन डिफेक्ट्स होता है उसकी संभावना कम हो जाती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड्स के लिए ये अधिक मात्रा में जो है जमाव दर देता है, यानी कि हम तेज़ वेल्डिंग कर सकते हैं, अधिक मात्रा में हम इलेक्ट्रोड के जो मेटल को जॉइंट में भर सकते हैं। पतले प्लेटों के लिए ये बेहतर साबित होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्टॉर्शन लेवल, रेसिडुअल स्ट्रेस, ये फुल शेयर आदि कम होते हैं। कॉपर का और एल्युमिनियम जैसे जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स की जो मेटल्स होती हैं इनके लिए यह सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी की तरह ही DCEP यानी कि रिवर्स पोलैरिटी के भी कुछ लिमिटेशंस या नुकसान होते हैं। जान लेते हैं कि नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड के लिए ये जो इलेक्ट्रोड की लाइफ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण जो इलेक्ट्रोड होता है वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है, ज़्यादा मेल्ट होता है, तो उसे बार बार आपको ग्राइंड करना पड़ता है, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर स्पीड को हम सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते हैं तो ज़्यादा हमें स्ट्रेंथनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण जो है या लैक पेनिट्रेशन का कारण जो है हमें मेटल्स के अंदर जो है जो मेटल की जो पिघलने की जो गहराई होती है वो हमें कम मिलती है, क्योंकि इसमें बेस प्लेट के ऊपर हीट कम होती है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मोटी प्लेटें होती हैं या जो मेटल्स होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बेस प्लेट पर हीट हमेशा कम होती है।
थर्ड जो हम पोलैरिटी वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट पोलैरिटी। तो यदि आपका पावर सोर्स एसी है तो इस केसेस में दो केसेस बनते हैं कि जो साइकिल का जो आधा हिस्सा होता है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है, तो तब जो हमारी जो बेस प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है और बेस प्लेट हमारी नेगेटिव हो जाती है। यानी पर सेकंड जितनी भी आपके फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड एक बार पॉजिटिव बनेगा, एक बार नेगेटिव बनेगा। सेम वे में आपका जो जवाब होगा वो एक बार नेगेटिव बनेगा और एक बार पॉजिटिव होगा। कुछ जो वेल्डिंग मशीनें होती हैं वो वेल्डिंग मशीनें हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने की भी सुविधा प्रदान करती हैं। अब आर्क वेल्डिंग में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो पोलैरिटी होती है तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि एसी वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें जो पोलैरिटी होती है वो DCEN और DCEP यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी दोनों का एडवांटेज हमें देती है, लेकिन यह कुछ लिमिट तक ही होता है। एसी पावर सोर्स के साथ आधे चक्कर में जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जबकि आधे के हिस्से में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है और इस तरीके से जो हीट होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 50-50% हमारा इलेक्ट्रोड और जॉब के ऊपर मिलता है। अब जो हमारी सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज़ के आधार पर या एक बार में 50 या 60 टाइम्स अपने पोलैरिटी को चेंज कर सकता है। कुछ पावर सोर्स जो होते हैं वो हमें इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का जो है एडजस्टमेंट भी हमें दे देते हैं। आर्क वेल्डिंग में एसी पोलैरिटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें जो आर्क क्लीनिंग एक्शन होता है वो एक मीडियम लेवल का होता है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड पोलैरिटी के साथ में या एसी वेल्डिंग की जो पोलैरिटी होती है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की जो पोलैरिटी होती है इसमें आपको बेहतर फ्यूज़न मेटल्स में आपको देखने को मिल जाएगा और पेनिट्रेशन भी आपको सफिशिएंट मिल जाता है और इस पोलैरिटी से आप एक लॉन्ग रेंज तक की जो मेटल्स होती हैं, थिकनेस की जो मेटल्स होती हैं वो आप इसके साथ वेल्ड कर सकते हैं। आपको जो डिज़ायर्ड पेनिट्रेशन, डिज़ायर्ड फ्यूज़न, आर्क क्लीनिंग, इस तरीके के जो आपको जो एडवांटेज होते हैं वो आपको इसमें ईजिली मिल जाते हैं। पोलैरिटी का आर्क वेल्डिंग में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस बारे में जान लेते हैं। पोलैरिटी जो है एक बहुत ही बड़ा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो वेल्डिंग जॉइंट्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। वेल्डिंग से पहले वेल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिपोजिशन है, आप इलेक्ट्रोड किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, बेस मेटल की जो सामग्री है वो क्या है, उसके आधार पर आपको करेक्ट पोलैरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है पोलैरिटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि फिलर डिपोजिशन, यानी अगर आपको ज़्यादा मात्रा में अगर फिलर वायर या इलेक्ट्रोड आपको डिपॉजिट करना है तो वहाँ पर आपको DCEP जो पोलैरिटी होती है वो अधिक मेटल डिपोजिशन की जो है रेट आपको प्रदान करती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट वेल्ड पेनिट्रेशन की ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको DCEN पोलैरिटी ज़्यादा अच्छी वेल्ड पेनिट्रेशन दे सकती है। अगर बेस प्लेट की जो क्लीनिंग की हम बात करते हैं तो DCEP जो पोलैरिटी होती है वो बेस प्लेट की क्लीनिंग में ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसके कारण जो है जो इंक्लूजन के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आपके कम आते हैं। अगली जो आती है स्ट्रेंथनिंग, तो DCEP मेटल ट्रांसफ़र के सर्कुलर मोड के कारण बनता है, तो इसलिए बेल्ट बेड की चौड़ाई जो है ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग की आपको जो क्वालिटी होती है वो DCEP पोलैरिटी में आपको अच्छी मिल जाती है। हीट अफेक्टेड जोन के जो केसेस में होता है तो DCEN जो पोलैरिटी होती है वो बेस प्लेट को जल्दी गर्म करती है, यानी इसमें जो जॉब होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार में अगर आपको हैज़ इफेक्ट ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप वहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। DCEN पोलैरिटी में आपकी हैज़ जो होती है वो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। अब वेल्डिंग में पोलैरिटी को सही तरीके से कैसे चुनें इस बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा यह ध्यान दिया जाता है कि वेल्डिंग ध्रुवता के चयन के समय बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर आपको विचार करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यदि आपके बेस मेटल एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम है तो आपके DCEP ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में जो है जो
हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोड से बेस मेटल की ओर फ्लो करता है, तो इस केसेस में जो हमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो अधिक मात्रा में पिघलता है, बेस प्लेट के ऊपर हमारी मात्रा कम होती है हीट की। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो बेस प्लेट की जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है वो कम हो जाती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी में दोनों की हीट की मात्रा बराबर होती है, तो आपको सफिशेंट हीट आपको दोनों ही पार्ट्स पे मिल जाएगी। अगर आपके बेस प्लेट पर हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लाइक अगर आप टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट आपका बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि आपको सभी डिजायर्ड जो है प्रॉपर्टीज़ है, जो डिजायर्ड एडवांटेजेस हैं वो आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है अगर आप DCEN का इस्तेमाल करते हैं EC की जगह पर, तो ये जो है इसमें आपको हीट अफेक्टेड जोन की जो है मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। अगर जॉब के अंदर ख़राब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, यानी जॉब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुचालक नहीं है, तो इसमें आपको DCEP यूज़ करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसका परिणाम अनस्टेबल आर्क होता है। आपकी जो आर्क होती है वो हमेशा जलती बुझती रहेगी। अगर बेस प्लेट की मोटाई अधिक है, 6 mm से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको DCEN यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी ज़्यादा बेहतर विकल्प है। किनारे की तैयारी भी आपको बहुत ज़रूरी होती है। और इसी प्रकार पतली प्लेटों के लिए हमेशा रिवर्स पोलैरिटी यानी कि DCEP का उपयोग किया जाना चाहिए। GTW में जो हमारी टिक वेल्डिंग होती है, इसमें DCEP का जो है पोलैरिटी का इस्तेमाल करने से टिप के ऊपर जो है एक बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। इसको बार बार आपको घिसना पड़ सकता है। और इस प्रकार के जो पोलैरिटी होती है DCEP पोलैरिटी में अगर आप टिक में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो टंगस्टन का जो इंक्लूज़न होता है, यानी टंगस्टन जो मेटल होता है वो वेल्ड के अंदर जो है इंक्लूड हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड कीप लर्निंग।